प्रकाश क्या है इसके बारे में जानेंगे पहले। ठीक, प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश की बात करें हम लोग, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। किसी चीज को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। तो प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश क्या होते हैं, तो यह है प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है या ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। ठीक, देखने की अनुभूति होती है। और कैसे हम सत्यापित करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे जानेंगे ये। तो इसके लिए हमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है हमारे पास साबित करने के लिए कि प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे कैसे सत्यापित करेंगे, तो देखते हैं कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश को, मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रकाश को लंबे समय तक डालते हैं तो पर उस वस्तु पर जो है वह वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वह वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और आप लोगों को पता है ना कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या कहा गया है, प्रकाश ना तो उत्पन्न किया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो देखिए ना, ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश को जब किसी वस्तु पर लंबे समय तक डालते हैं किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु उष्मा में बदल जाती है, वह वस्तु कुछ गर्म हो जाती है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है, प्रकाश, इसका मतलब क्या है, प्रकाश जो है किस में बदल गया, उष्मा ऊर्जा में। ठीक, क्या बदल गया, उष्मा ऊर्जा में। जैसे देखिएगा मोमबत्ती आप लोग जानते होंगे, मोमबत्ती कैंडल जानते हैं नहीं, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा, इसमें रासायनिक ऊर्जा क्या बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा जो प्रकाश में बन रहा है तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, तभी तो इसे हो रहा है। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इस बात की व्याख्या कौन करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम साबित कर सकते हैं कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रकाश क्या किया, वस्तु को गर्म कर दिया, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो वस्तु गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वस्तु में उष्मा, प्रकाश क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा में बदला। प्रकाश ऊर्जा जो है किसमें बदला है, उष्मा ऊर्जा में। अब प्रकाश इसीलिए क्या है, उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है, तो प्रकाश भी क्या कहेंगे, एक ऊर्जा है। ठीक, आगे देखिए ये आंख जो होते हैं हमारे, आंख ना हो तो क्या प्रकाश आंख क्या, आंख अगर जो आंख हमारे कब काम करते हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तब, और प्रकाश की उपस्थिति हो और आंख ही ना हो तो क्या हमें कोई चीज दिखाई देगा। प्रकाश का महत्व क्या है, एक दूसरे पर है आधारित। प्रकाश के महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमारी आंख ठीक रहे और प्रकाश रहे, समझ रहे नहीं, हमारे पास आंख हो तो ये से कह सकते हैं हम लोग क्या, कि आंख और प्रकाश में गहरा संबंध है, इसके एक दूसरे के बिना ये क्या अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना क्या ये अधूरे हैं। ठीक, तो प्रकाश की मदद से हमारी आंखें क्या करती है, किसी वस्तु को देख पाती है। ठीक, और इस चैप्टर में नेत्र के भी बारे में पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर में नेत्र क्या है, आंख क्या है, मानव नेत्र क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, ये जान चुके हैं, जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो जानकारी हो गया, और कैसे ऊर्जा है ये जान चुके हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत सत्यापित करता है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आगे देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। ठीक, नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या होता है कि प्रकाश की प्रकृति, बारे में जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो लाइट होती है, ये लाइट होती है दोहरी प्रकृति की होती है। लाइट क्या होती है, दोहरी प्रकृति की होती है। कोई कहता है कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति की होती है। किसी भी वैज्ञानिक का कहना है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे क्या बनकर बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं। कण प्रकृति, ठीक, कण प्रकृति की होती है। और किसी वैज्ञानिक का कहना है कि प्रकाश जो है एक तरंग है। प्रकाश जो क्या है, एक तरंग है, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो तरंग प्रकृति।
ठीक, बस समझ रहे हैं। तो प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति की है और दो वैज्ञानिक ने ऐसा बात कहा और दोनों का बात सत्य है। समझ रहे हैं। जो प्रकाश कणों से मिलकर बने होते हैं, यह बात बताया था न्यूटन महोदय ने। कौन बताया उन्होंने? न्यूटन ने। और ये जो तरंग जो है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। इस बात की चर्चा किया था हाइजेंस ने। किसने किया है? हाइजेंस ने किया। ठीक, तो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि प्रकाश तरंग सर्वप्रथम प्रकाश को किसने कहा कि कणों से बना होता है? तो न्यूटन ने। किसने कहा? न्यूटन। न्यूटन महोदय के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने गति संबंधित नियम आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन के 3 गति का नियम। और आप लोग इस पर कभी कभी गुस्सा में बोलबो करते हैं कि अगर जो फल गिरा, सेव गिरा था इनके सिर पर, तो उन्हें चुपचाप खा लेना चाहिए। क्या जरूरी था इतना नियम का प्रतिपादित करने के लिए? इतना दुख होता है हम लोग को। ठीक, क्या ये सभी चीजें हैं। और आगे देखेंगे हाइजेंस तरंग जो है, शांति सुनिए, और जो कणों से मिलकर बना होता है उस कण को कहते हैं फोटोन। कई क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश के छोटे कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और इस बात की व्याख्या कौन करता है? न्यूटन ने। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इस बात की व्याख्या कौन किसने किया सर्वप्रथम? तो न्यूटन ने। और तरंग, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, इसकी व्याख्या कौन किया? हाइजेंस ने। समझ रहे हैं बात को? इतना जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सुनिए, हम लोग ये जान रहे हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में अभी तक देखे हैं कि प्रकाश जो होते हैं ये क्या है? ऊर्जा है। एक चीज क्या देखे हैं? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या? ऊर्जा देखें। फिर देखिए तरंग है, और ये तरंग है तो कैसी तरंग है? ठीक, तो आप लोगों को पता होगा प्रकाश जो होती है निर्वात से होकर के आती है। ठीक, तो इसे कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब माध्यम में आते हैं, माध्यम में प्रकाश जब आती है, ठीक, तो किस इसकी माध्यम में प्रकृति कैसी है तरंग की? तो अनुप्रस्थ है। कैसी? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्या है? कैसी? माध्यम में। जब माध्यम में आती है तो ये निर्वात में चल रही है तो क्या कहेंगे? निर्वात में गमन कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। और इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे साउंड क्या है, तो साउंड के बारे में जानते हैं। साउंड तरंग, वही साउंड भी है, क्या तरंग है। ठीक, और जिससे हमें सुनने की अनुभूति होती है। और तरंग भी क्या है? एक प्रकार का थी ध्वनि भी, सॉरी, साउंड भी क्या? ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें सुनने की अनुभूति होती है। तो ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है। लेकिन ध्वनि जो है, साउंड जो है, अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, माध्यम में इसकी प्रकृति होती है। ठीक, और शांति सुनिए, जब ये माध्यम में चलती है, जब माध्यम में चलती है तो ये इस प्रकाश जो है तरंग के तरह व्यवहार करता है। जब माध्यम में चलती है ना ये, तो किस रूप में व्यवहार करता है? इसका प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग के रूप में। लेकिन जब ये पदार्थ के साथ अन्वयन क्रिया करता है, अन्वयन क्रिया करने का मतलब संबंध स्थापित करता है किसी पदार्थ के साथ। एक मतलब कि जब किसी पदार्थ पर पड़ती है तो पदार्थ क्या करती है? पदार्थ प्रकाश को कणों के रूप में अवशोषित करते हैं। पदार्थ क्या करते हैं? कणों के रूप में अवशोषित करते हैं। इस गुण को ही क्या कहते हैं? कण प्रकृति दर्शाता है। ठीक, या तो प्रकाश को सर्जित कर रहा है, या प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से पार हो रहा है। समझ रहे नहीं? तो ये सभी क्या? अन्वयन क्रिया के आधार पर अन्वयन क्रिया करता है किसी वस्तु के साथ। तो यहाँ पर पता चलता है कि पदार्थ किससे बने हैं? कणों से। और जब माध्यम ये चलते हैं निर्वात में, जैसे चल रहे हैं, निर्वात में मान लिया चल रहा है प्रकाश की किरणें, तो ये कहां पर कि इस यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि निर्वात में चल रही है प्रकाश की किरणें। इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। तो ये चीजें तानू। और प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये चीज को भी जान चुके हैं। ठीक, तो इतना चीजें समझ चुके हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति में कौन आता है? पदार्थ कणों के मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या है? एक तरंग है। पदार्थ क्या है? एक तरंग है। और तरंग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था?
हाइजेंस ने। और पदार्थ जो कणों से मिलकर बने होते हैं इसके बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने, ठीक। और पदार्थ के छोटे कणों को नाम क्या दिया था? फोटोन। क्या कहा जाता है? पदार्थ के सूक्ष्म पदार्थ के कणों को, प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? आप पूछिए जाए प्रकाश जो है क्या तरंग है? एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, क्या कहेंगे? बिल्कुल तरंग है। प्रकाश क्या? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बिल्कुल कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या प्रकाश जब माध्यम में प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे सुनिएगा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग को किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक तरंग, यांत्रिक तरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आप लोग जान चुके हैं, लेकिन प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं के बारे में जानेंगे, ठीक। इतना बातें आप लोग समझ चुके हैं और नोट करना कुछ समय के लिए जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। कितना तक अच्छा लगू नहीं क्या? प्रकाश क्या है नो समझ चुके हम लोग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इससे। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं? प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं, या अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। और अब आगे देखेंगे नो, जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, इसमें अब जानेंगे नो, प्रकाश तो जान चुके हैं क्या है? एक तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हमें देखने की अनुभूति होती है, ये बात जान चुके हैं, ठीक। और तरंग है प्रकाश, इस बात की व्याख्या कौन से वैज्ञानिक ने किया सर्वप्रथम? हाइजेंस ने, ठीक। हाइजेंस बोलते हो। और दोनों एक और कणों से मिलकर, प्रकाश के कणों से मिलकर बने, इस बात की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने किया? न्यूटन ने, ठीक। अब हम जानेंगे नो प्रकाश संबंधित कुछ परिभाषा के बारे में। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषा को जानना जरूरी है, ठीक। तभी हम अच्छा से प्रकाश को समझ पाएंगे। पहला जानेंगे ना किरण। पहला क्या जा पाएंगे? किरण। किरण क्या होते हैं, ठीक। किरण तो समझेंगे ना इस बात को कि किरण क्या होते हैं, ठीक। और इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश का गमन एक सरल रेखा के रूप में होती है। प्रकाश जो चलती है, प्रकाश जो चलती है, ठीक, एक सरलीय पथ के रूप में या सरल रेखा पर चलती है। प्रकाश का गमन किस रूप में होती है? एक सरल रेखा के रूप में होती है, ठीक। तो प्रकाश के इसी सरलीय पथ को कहते हैं किरण। और इसे तीर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? तीर से। बात समझ रहे हो नहीं? प्रकाश के सरलीय पथ को क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश के सरलीय पथ को क्या कहेंगे? किरण। तो ये बात याद रखना है कि प्रकाश किस रूप में गमन करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, तो क्या बोलेंगे? सीधी रेखा में। किस रूप में चलती है? सीधी रेखा में, ठीक। अगला है, दूसरा बात है नु प्रकाश पुंज। अगला क्या है? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, बिंब ऑफ लाइट। क्या? बिंब ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होते हैं? तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रकाश के किरणों के समूह को, जब प्रकाश किरण मतलब प्रकाश जो है बहुत सारे किरणों के समूह के रूप में चले तो उसी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो समझ चुके हैं कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब किरणें, प्रकाश की किरणें समूह में चले, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और ये जो किरण पुंज जो होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, ठीक। तो 3 प्रकार की होती है। तो पहला है पैरेलल किरण पुंज, ठीक। ऐसे बोलेंगे पैरेलल बीम, पैरेलल बिंब, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। एक दूसरे के क्या हो?
समांतर हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समांतर किरण पुंज। इसका हिंदी नाम क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज क्या है जान चुके हैं। जब प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज। बीम ऑफ लाइट। ठीक। और बीम ऑफ लाइट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। ठीक। और दूसरा देखेंगे हम लोग कन्वर्जेंट बिंब। कन्वर्जेंट बिंब बोलेंगे हम। ठीक। इसका हिंदी नाम होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में हम लोग समझेंगे कि यदि किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से आकर मिले, किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो? एक बिंदु से आकर के मिले, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसे समझ बैठिए रखो जल्दी। ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज में आप लोग देखते होंगे प्रकाश, शांति सुनिए ना, प्रकाश के एक किरण का कोई महत्व नहीं है। प्रकाश के देखिएगा तो प्रकाश के एक किरण का कोई महत्व नहीं होते हैं। प्रकाश जब भी चलती है किरण पुंज के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है? किरण पुंज के रूप में चलती है। जैसे घर में बल्ब जो जलते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलती है किस रूप में? एक किरण निकलती है कि किरण पुंज निकलती है उससे? तो किरण पुंज निकलती है। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 3-4 टॉर्च को लेकर के एक बिंदु पर आपतित किया जाए तो सभी प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेगी? आकर एक बिंदु पर। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कैसा किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज समझ चुके हैं। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम। इसका हिंदी नाम होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है कि वैसा प्रकाश के किरण पुंज जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाए। ठीक। एक बिंदु से निकल करके फैले, उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण क्या है? किरण पुंज क्या है? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना तक समझने में। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे कैसा किरण पुंज कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे से एक बिंदु से आकर मिले उसे कैसा किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैले, एक बिंदु से निकल करके क्या हो? फैलती हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक। तो प्रकाश की जो किरणें होती है, प्रकाश जो आती है वायुमंडल में, वे किस रूप में आती है? किरण के रूप में आती है कि किरण पुंज के रूप में? किरण पुंज के रूप में आती है। ठीक। और प्रकाश के एक किरण की कोई महत्व नहीं है। ठीक। मानव के जीवन में कोई महत्व नहीं। ठीक। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जितना बोले हैं उतना आप लोग लिखिए आप लोग। ठीक। कॉपी में कोई देर रुकते हैं, पहले लिखिए आप लोग इतना बातें। चलिए इतना तो लिख लिया ना आप लोग। अब आगे देखें। ठीक। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज।
यदि प्रकाश की किरणें सभी किरणें एक दूसरे समांतर होते हैं, कैसा किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज। और एक बिंदु से आकर मिले सभी किरणें तो उसे कैसी किरण कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे अभिसारी। और एक बिंदु से निकलकर फैले तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक, इतना जान चुके हैं। आलोक को बताया गया था कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे फिर फोटोन कहते हैं। यह बात किसने बताया था? न्यूटन है। ठीक, तो प्रकाश जो होती है पदार्थों के साथ अनयन क्रिया करती है। क्या करती है? अनयन क्रिया के आधार पर। अनयन क्रिया के आधार पर इन बताए कि प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो पदार्थ को भी अनयन क्रिया, प्रकाश की अनयन क्रिया के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रकाश की अन्योन क्रिया के आधार पर पदार्थ को, दुनिया जितने पदार्थ है और प्रकाश की अन्योन क्रिया के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो कौन कौन है? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, ये जानते होंगे आप लोग। ठीक, और अपारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। ठीक, और पारभासी। ठीक, पारभासी पदार्थ। ठीक, तो प्रकाश की अन्यन क्रिया के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया। जिन पदार्थ से होकर के प्रकाश पार कर जाती है, या जो पदार्थ अपने से पार होने देता है प्रकाश को, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ठीक, और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का आवागमन ना हो सके, समझ रहे हो, प्रकाश पार ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। पारदर्शी में आप लोग जानते होंगे कांच, समझ रहे हो, ये सभी को क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। यानी वैसे पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश को पार होने दो। अपारभासी, पूर्ण मतलब सभी प्रकाश को पूर्णता मतलब पार हो जा नहीं होने देता, और कुछ प्रकाश के कुछ ही भाग को पार होने दो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ। पारभासी में क्या बोलेंगे? तेल लगा हुआ कागज। कागज से तो प्रकाश नहीं पार करती है, लेकिन तेल लगा हुआ कागज से कुछ ही प्रकाश पार कर पाती है। क्या इतना जान चुके हैं? और ये सब बोल सकते हैं वो पारदर्शी पदार्थ में लकड़ी पत्थर बोल सकते हैं, नहीं लकड़ी पत्थर, ये सभी चीजें। इसके लिए पारदर्शी में क्या बोल सकते हैं? कांच बोल सकते हैं। ठीक, और हवा भी बोलिए रहे, ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर ठोस पदार्थ में बोलेंगे ना, पानी भी दर पदार्थ के रूप में रहते हैं, पानी से भी पार करते हैं प्रकाश। ठीक, और इतना समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, और कोई ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते। जो पदार्थ को उत्सर्जित जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे कहते हैं परदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं जिनसे प्रकाश निकलता हो, जिनसे प्रकाश, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कहते हैं उसे अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ये लोग कुछ पदार्थ से संबंधित, कुछ प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं थे जो कि आप लोग को बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे भी। तो जैसे देखिए हम लोग की, जैसे परदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, ये सबको क्या कहेंगे? परदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और पत्थर, थरिया, लोटा क्या कहेंगे? वो परदीप्त वस्तुएं, ये जान चुके हैं। तो ये जो होते हैं पदार्थ के शांति प्रकाश की अन्योन क्रिया के आधार पर जितने भी पदार्थ है उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ये प्रकाश के गुण के आधार पर जो पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और यह व्याख्या कैसे पता चलता है? जब वस्तुएं पर प्रकाश पड़ती है और वस्तु के साथ प्रकाश अन्वयन क्रिया करती है, किसके रूप में? अन्वयन क्रिया के रूप में करती है, जिससे पता चलता है कि प्रकाश कणों से मिलकर बने होते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन ने। और उसी आधार पर, प्रकाश के अन्वयन क्रिया के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा गया। और जिन पदार्थों से एवं प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, समझ रहे हो, उसे क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं। और जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है वो परदीप्त वस्तुएं। क्या इतना समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सब चीज है। जिसे बोल दिया जाए ना, चंद्रमा कैसी वस्तु है, वो परदीप्त बोलेंगे। ठीक, परदीप्त बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का पास अपना स्वयं प्रकाश नहीं होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक, जिनके पास क्या बोले कि जो जिनसे स्वयं जो
वस्तु में अपना प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जिनसे प्रकाश निकलती हो, ठीक। तो चंद्रमा को अपना लाइट नहीं चंद्रमा में, ठीक। वे किनके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। बात समझ रहे नहीं? आगे सुनिएगा, अब आगे पढ़ना हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है इस चीज को जानेंगे हम। और आप लोग तो हिंदी जान भी करते हैं, हिंदी में तो बिहार के विद्यार्थी कमजोर हो ही नहीं सकता है। अंग्रेजी में भले दिक्कत हो सकता है, लेकिन हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अच्छा, इसका हिंदी क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या बोलेंगे? परावर्तन। तो इस चीज को समझेंगे ना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होती है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए आप लोग को होना चाहिए, लोग प्रकाश सुनिएगा, आप लोग को पता होगा कि प्रकाश जो चलती है एक सरल रेखा के रूप में चलती है। कैसे चलती है बाबू? एक सरल रेखा के रूप में चलती है। तो प्रकाश देखिए इस तरह से चल रही है, सरल रेखा के रूप में चल रही है, यानी किरण के रूप में चल रही है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश गमन एक किरण के रूप में होती है, समझ रहे हो? और ये किसी सतह से टकराई और टकराने के बाद ये अपने ही माध्यम में लौट जाए, ये अपने ही माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। प्रकाश को सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को अपने सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश को किसी वस्तु के सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे बात को? जो किरण प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। बात सुनिए ध्यान से, जो प्रकाश की किरण वस्तु के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौटती है अपने ही माध्यम में उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये बातें ध्यान देंगे ना, और क्या कि प्रकाश वस्तु के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उस बिंदु को? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब का नाम क्या है? अभिलंब। बस समझ रहे नहीं? अब आगे सुनिए नो, परावर्तन तो समझ चुके हैं आप लोग, परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, ये जान चुके हैं। लेकिन परावर्तन होने के लिए 3 शर्तों की जरूरत होती है। पहला क्या होना चाहिए? सतह चिकनी होना चाहिए, समतल होना चाहिए। सतह चिकनी होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और किसका? वस्तु को सतह चिकनी होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और क्या? वह वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए। वह वस्तु क्या होना चाहिए? अपारदर्शी। अगर जो पारदर्शी वस्तु होगा तो परावर्तन की क्रिया होगा ही नहीं। यानी इन 3 चीजों में से एक भी शर्त पूरा नहीं हुआ तब ये क्रिया, ये प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रुखड़ी या खुदरी सतह रहेगा तो क्या प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा? तो ये इस स्थिति में भी होगा ना, बात समझ रहे हो नहीं? लेकिन जो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं उसे कहेंगे अनियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे उसे? अनियमित प्रकाश का परावर्तन। और इसे कहेंगे इस तरह से जो चिकनी सतह से होती है प्रकाश की परावर्तन उसे कहते हैं नियमित का एक मतलब क्या है कि प्रकाश ये नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके लिए कुछ नियम है। लेकिन ये यहाँ पर जो प्रकाश की परावर्तन ऐसे हुआ इस तरह से चल जाएगा ना, फिर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ा तो ऐसे हो गया, समझ रहे भाई? ऐसे ना होगा, फिर यहाँ पड़ा तो ऐसे होगा। तो ये इसमें कोई नियम के अनुसार, नियम का कोई पालन न करते हुए परावर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक। और ये क्या होते हैं? नियम के अनुसार परावर्तित होते हैं, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किस सतह पर होती है? तो चिकनी सतह पर, समतल सतह पर, चिकनी सतह पर, समतल सतह पर और पारदर्शी सतह पर। बस समझ रहे हैं? वस्तु के चिकनी सतह, समतल सतह और पारदर्शी सतह पर होती है। लेकिन अनियमित परावर्तन किस पर होती है? रुखड़ी सतह पर, रुखड़ी हो लेकिन चिकनी हो, रुखड़ी हो इसी से बोल रहे हैं। बात समझ रहे हो नहीं? और चिकनी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन कितने तरह से हो सकते हैं? 2 तरह से, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब इसका कोई नियम नहीं है, उन्होंने के कोई भी नियम का पालन नहीं करा, जिसके बारे में विशेष कुछ पढ़ना है, और पढ़ना है किसके बारे में विशेष रूप से? तो नियमित परावर्तन। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के नियमित परावर्तन के बारे में, ठीक।
तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या है कि किसी सतह से प्रकाश को टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। 10वां सब रात के हम लोग थक गए थे नहीं? अच्छा, और आज कितनों करते थे, प्रयास करते थे, होने का वो भी नहीं करता था। लेकिन अब हम लोग क्या है ननू, बड़े थोड़ा हो गए तो आराम से याद कर सकते हैं सब चीजें को। अब लिखाने की भी जरूरत नहीं, टीचर लिखा भी देते थे तो क्या करते थे, फिर भी याद नहीं हो पाता था। ठीक, लेकिन अभी क्या है, टीचर के बोलने मात्र से क्या हो जाता है, हम लोग को याद हो जाता है कि नहीं? बोलते हैं कान जी, नहीं याद हो रहा है क्या? नहीं याद हो रहा है तो समझिए नो कि आपका उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के पास जाइए और जांच कराइए इस चीज को लेकर के क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी सब मेरा फ्रेंड है, तू सब टीचर के द्वारा बात बोलते हैं तो अभी समझ जाता है हमको, हम ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब है। ठीक, तो इस बात को सुनिए आगे। तो नियमित परावर्तन जो है नियम को पालन करते हुए परावर्तित होती है। नियमित परावर्तन आप समझेंगे, प्रकाश का नियमित परावर्तन के लिए क्या है ननू कि प्रकाश वस्तु का सतह होना चाहिए चिकनी और समतल होना चाहिए। चिकनी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? समतल। जैसे देखिए इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो ये क्या होगी, इस तरह से परावर्तित होगी। सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक, सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाता है? आपतित किरण। और सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को किस नाम से जाना जाता है? परावर्तित। किस किरण के नाम से? परावर्तित किरण के नाम से जाना जाता है। और जिस सतह के जिस बिंदु पर किरणें पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आप बिंदु। किस बिंदु के नाम से जानते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक सीधा एकदम लंब डाल देते हैं और उस लंब को कहते हैं अभिलंब। इस लंब को क्या कहते हैं ननू? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। और इसमें देखेंगे अभिलंब, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आई से। और परावर्तन कोण इसे बोला जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसका नाम क्या है? परावर्तन कोण के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परावर्तन कोण से। तो आप और ये देखिए चिकनी सतह पर परावर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहें? नियमित परावर्तन। और ये नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है। बस समझ रहे हो नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के क्या जानना है? नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी क्या आता है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम में हम लोग चलेंगे कि पहला नियम क्या है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश के परावर्तन में ध्यान से सुनिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही आपतन एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो इसका पहला नियम में क्या बताएंगे हम लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा बात है क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है इस बात को आप नोट कीजिएगा। ठीक, प्रकाश के परावर्तन क्या है? प्रकाश को सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन होने के लिए शर्तें हैं ननू। क्या क्या शर्तें? तो पहला, सतह चिकनी होना चाहिए, समतल होना चाहिए और वो पारदर्शी होना चाहिए। और तब जाकर के प्रकाश का रोकड़ी भी हो सकता है। रोकड़ी होगा तो वो क्या, रोकड़ी सतह पर होगा परावर्तन तो उसे कैसा परावर्तन कहेंगे? अनियमित परावर्तन। और चिकनी सतह पर होगा परावर्तन तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। और वे जो अनियमित परावर्तन जो होते हैं उसमें कोई नियम नहीं,
बिना नियम का पालन किए हुए क्या होते, परावर्तित होते। लेकिन इसमें क्या होते हैं, नियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन होता है, दो नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। पहला तो एक ही बिंदु पर तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, और इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, ये दोनों कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऐसा अनियमित परावर्तन में ना होता है। बात समझ रहे हो नहीं? क्या सुन चुके इतना तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए हम लोगों को प्रकाश में पढ़ने से पहले जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रकाश का परावर्तन जान चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन से निर्माण होता है प्रतिबिंब का। जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं तो प्रकाश के परावर्तन के घटना के आधार पर प्रकाश के परावर्तन से किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। ठीक, तो प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। क्या इतना तक समझ चुके हैं? मिटा दें इतना तक? ठीक है। और जितने बातें लिखा नहीं रहे हैं, जितना बोले हैं सब लिख करके लाइएगा कॉपी में। समझ रहे हो नहीं? प्रकाश के परावर्तन क्या है, नियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या किन किन शर्तों का होना जरूरी है। अगर ये शर्त ना हो तो मतलब तीनों शर्त ना हो तो क्या प्रकाश का परावर्तन होगा? चिकनी सतह ना रहे, मिट्टी पर है, मिट्टी पर प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं सकता है। मिट्टी क्या करेगा, प्रकाश को ज्यादा करके अवशोषित कर लेंगे। और चिकनी सतह रहते क्या करते हैं, उसे बात समझ रहे हो नहीं? ठीक, ये ऐसा नहीं, जितने भी वस्तुएं हैं सभी वस्तु जो वस्तुएं हमारे आंखों से दिख रहा है वे सभी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। सभी वस्तुएं क्या कर रही है, प्रकाश के परावर्तन कर रही है। ठीक, इतना चीजें सुन चुके हैं, मिटा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन जिस सतह पर प्रकाश सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब आगे सुनना है, प्रतिबिंब जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। इसका इंग्लिश शब्द होता है इमेज। क्या होता है, इमेज होता है। ठीक, इंग्लिश क्या होता है इसका, इमेज होता है। अब आगे समझेंगे कि प्रतिबिंब समझने से पहले कुछ बातें सुनिए आप लोग। पहले ये मान लेते हैं दर्पण है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके। इसे मान लेते हैं समतल दर्पण। क्या ये समतल दर्पण, और इस तरह से एक और कुछ बना रहे हैं आप लोग। तो ऐसे नहीं है कि वैसा नहीं है कि आप लोग 10वां में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आगे हैं पढ़ने के लिए। कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो बात याद होगा। इस दर्पण का नाम है क्या, अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या है, ऐसे पूरा बताएंगे दर्पण और क्या है, लेकिन अभी फिलहाल यही जानिए कि ये समतल दर्पण है और ये क्या, अवतल दर्पण है। ठीक, और शांति सुनिए। प्रकाश के परावर्तन की कुछ और बातें जानिए। जब प्रकाश की किरणें लंबवत रूप से पड़े, प्रकाश की किरणें लंबा सतह पर लंबवत रूप से पड़े तो जिस पथ से आया उसी पथ से परावर्तित हो जाता है। और इस स्थिति में आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अभिलंब भी इसी पर डला रहा है, आपतित किरण इसी पर है और अभिलंब भी इसी पर है। तीनों के तीनों एक ही रेखा पर है। क्या इस स्थिति में आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, शून्य होगा कि नहीं, शून्य होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि जब प्रकाश की किरणें इस तरह से पड़ी, ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये क्या है, कोई वस्तु या बिंदु मान लीजिए, कोई वस्तु बिंदु है, कोई वस्तु है। ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है दर्पण के सामने। ठीक, और यहाँ पर क्या है, इस पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ी, लंबवत पड़ रही है। और लंबवत पड़ती है तो आप लोग को पता है क्या होती है, अपने ही पथ पर लौट जाती है। अपने ही पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। इधर देते हैं इसे करके, यहाँ ऐसे देते हैं और इसको उल्टा करते हैं। अब लग रहा है इसे गया और ऐसे हो गया, बस हमारे होंगे। और एक किरण और निकलेगी यहाँ से, इस वस्तु से 2 किरण निकालते हैं। तो ये किरणें जो है ऐसे गए जाएगी, तिरछी गई तो तिरछा ये क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन होने के लिए जरूरी नहीं कैसे पड़ेगा प्रकाश की किरणें, तिरछी पड़े चाहे लंबवत पड़े, समझ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन होगा ही होगा। बात समझ रहे हो बाबू। अब वर्तन में होता है क्या कि तिरछी पड़ना चाहिए। प्रकाश के आवर्तन जो पाएंगे नहीं उसमें क्या होगा, शर्त रहता है कि प्रकाश की किरणें एकदम तिरछी पड़ेगा तब प्रकाश का आवर्तन होगा। अगर लंबवत पड़ेगा तो कोई आवर्तन नहीं होगा, समझ रहे बात को।
लेकिन यहाँ पर परावर्तन के नियम में क्या जानना होता है कि प्रकाश की किरणें लंबवत पड़े फिर भी परावर्तन होगा, चाहे तिरछी पड़े परावर्तन होगा ही होगा। समझ रहे बात को? तो जब परावर्तन होगा, इस तरह से देख रहे हैं, जब इसे पीछे मिलाया जाता है, इसे करके खींच करके किरणों को, तो समान दूरी पर, कितने दूरी पर, समतल दर्पण में आप लोग जानते होंगे जितना दूर प्रतिबिंब, कुछ गुण पड़े होंगे, ऐसे बताएंगे समतल दर्पण की विशेषता के बारे में। तो देखिए ना, समान दूरी पर यहाँ पर वस्तु मिलती हुई प्रतीत होती है, और यही वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई देता है। समझ रहे बात को? आइए कैसे हुआ, प्रकाश के परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद दर्पण जो है ना पीछे एक बिंदु पर मिल रहा है, और वह बिंदु किसका है, उस बिंदु का दिख रहा है, नजर आ रहा है, ठीक। और इसी को कहेंगे प्रतिबिंब, इसी को क्या कहेंगे, अब मिल रहा है ना, डायरेक्ट मिल रहा है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, पीछे खींची है ना तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है नहीं। अब आगे देखिए ना, मान लिया जाइए, आप लोग जानते होंगे ये दर्पण है, पूरा भी नहीं बोलते हैं, पूरा बोलेंगे ना तो दर्पण को पूरा यहीं खत्म कर देंगे, तो पता चला प्रतिबिंब खत्म हो रहा है, ठीक। तो आगे सुनिए, ये मान लिया कोई वस्तु है ना सी पर रख दिए हैं, कुछ बातें समझाएंगे सी क्या होते हैं, और एक प्रकाश की किरणें ध्यान से सुनिएगा, लंबवत रूप से जा रही है और ऐसे करके निकल गई, फोकस से होकर के, आप लोग को पता होगा इस तरह किरणें जाती है तब, और जब फोकस से जाएगी इस तरह से तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, ऐसे गुजरेगी। सी को हटा दीजिए, ये सब यहां मान लिया बन रही है, ठीक, यहां पर मिल रही है इस तरह की, तो यहां देखिए डायरेक्ट मिल रही प्रकाश की किरणें, ये कोई वस्तु रखा हुआ है ये भी, और उल्टा ए डैश बी डैश बन रहा है प्रतिबिंब, सॉरी बी डैश ये डैश, बी डैश ये डैश, यहां प्रतिबिंब दिख रहा है। ये भी परावर्तन के बाद ही देखिए नो, इस वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, और प्रकाश के परावर्तन के बाद मिल रही है, बस समझ रहे हो। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में बोला जाए तो प्रकाश किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, सुनिएगा ध्यान से, किसी वस्तु से, प्रतिबिंब के बारे में सुना रहे हैं, ठीक। प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वही बिंदु क्या कहलाता है, उस बिंदु का प्रतिबिंब, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल करके आकर के दर्पण पर पड़ी है, सुनिएगा ध्यान से, जिस बिंदु, ठीक है, हम बोलते हैं, जिस बिंदु से आकर के प्रकाश की किरणें पड़ी है दर्पण पर, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई है, वह बिंदु क्या है ननो, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगी। समझ बात को? अब आगे सुनिएगा, ये मान लिया ए भी वस्तु है, ए भी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल करके, दो किरणें ऐसे निकलती है, अनेक किरणें, कितने किरणें निकलती है, अनेक किरणें निकलती है, बात समझ रहे हो? दो किरणों को दिखा रहे हैं, आकर के पड़ रही है दर्पण पर, दर्पण पर परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ रहे बात को? तो दो तरह से देखिए प्रतिबिंब आ रहा है, कितने प्रकार से आ रहा है, दो तरह से। तो प्रतिबिंब के भी प्रकार भी कितने होते हैं, दो। प्रतिबिंब के भी प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। क्या इतना समझ चुके हैं? बोलिए, समझ चुके हैं नहीं? अब आगे सुनिएगा, हम पता नहीं नजर आ रहे हैं कि नहीं, ऊपर में हटा देते हैं, ठीक। प्रतिबिंब क्या है, तो ये प्रतिबिंब की परिभाषा, किताबी परिभाषा देखिएगा, किताबी परिभाषा में जाइएगा, कहेगा किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद परावर्तन क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह किरणें, और वह उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। और शांति सुनिए, मिलती है डायरेक्ट तो उसे कहते हैं, जो प्रतिबिंब बना मिलती है डायरेक्ट आकर के, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा प्रतिबिंब कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस आधार पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आप देख लीजिए प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, उल्टा बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं देखिए एकदम सीधा होता है, ये देखिए सीधा, ये भी सीधा है। समझ बात को, सीधा होता है, इन्हें उल्टा मत बोल दीजिएगा,
दर्पण को ऐसे घुमा दीजिए, आप ऐसे खड़ा रहिए, मिरर देखे ना आप लोग, मिरर में अपना रोज चेहरा देखते हैं नहीं, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मिरर है, समतल दर्पण है। अपना प्रतिबिंब बनता कैसी है, हमारे आंखों से हमारे शरीर से प्रकाश की किरणें आकर के दर्पण पर पड़ रही है, और दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन हो रहा है प्रकाश की किरणें, और ये क्या कर रहा है, सभी किरणें मिल रही है दर्पण के पीछे जा करके, तो हम देखते हैं, दिख पाते हैं उधर। आने पे कहा देखिए अंधेरे में आप हो जाइए, प्रकाश अपना शरीर से निकल भी नहीं करे, और दर्पण को लाइट में रख ले रही है, तो क्या दिखाई देता है चेहरा? तो ये चीजें सुनेंगे ना। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? एक होता है वास्तविक 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 प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम है आभासी प्रतिबिंब भी। क्या नाम? आभासी, इसे आभासी भी बोलते हैं। देखिए ना आभास हो रहा है, मिलती प्रतीत हो रहा है ना, आभासी आभासी प्रतिबिंब। तो ये दोनों के बारे में प्रतिबिंब, ठीक। तो ये ध्यान से देखना है कि ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। बात बुझ रहे हो? अब वास्तविक परिभाषा बोलेंगे, इसका परिभाषा, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है, किस पर पड़ती है? दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक। और ये जो देखिएगा नो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से बनता है, या डायरेक्ट कटा है आकर के। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है नो, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब काल्पनिक कटान से बना है। कैसा बना है? काल्पनिक कटान से। वास्तविक कटान का नहीं जाएगा, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये कैसा कटान से बना है? काल्पनिक कटान से। और ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे ही पर्दा पर उतारा जा सकता है। समझ रहे हो? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है, इतने बात ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि ये कल्पना इसकी मात्र किया जा सकता है, जिसे कल्पना करेंगे क्या वो पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब वास्तविक में जो कटान करता है उसे क्या कर सकते हैं? उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो पूछा जाता हुआ कौन प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहीं कहीं दिक्कत हुआ? नो भी इतना समझ चुके हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक। लिख लीजिएगा, और दोनों का अंतर लिख करके लाना है, ठीक। जितने बोले हैं लिख करके लाना। कल पढ़ते हैं मिरर के बारे में। मिरर जो है क्या होते हैं इसके बारे में कल चर्चा करते हैं, ठीक। दर्पण। तो कल मिलती हैं अगले क्लास में।